हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार मीणा, फैकल्टी ऑफ जूलॉजी। आज हम आए नई वीडियो के साथ। तो देखिए आप, आज हम पढ़ेंगे मेंडल के प्रयोग से संबंधित शब्दावलियाँ। आज हम पढ़ेंगे मेंडल के प्रयोग से संबंधित शब्दावलियाँ। नेक्स्ट वीडियो ये है, तो ध्यान रखिए थोड़ा। मेंडल के प्रयोग से संबंधित शब्दावलियाँ। अब इसे सबसे पहले लेंगे विभूषण। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? विभूषण पढ़ेंगे, फिर तेलीकरण पढ़ेंगे, फैक्टर पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, युग्म विकल्प पढ़ेंगे। तो कल बहुत सारे हम क्या है चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन पहले सबसे आप ध्यान दीजिए, हम पढ़ेंगे मेंडल के प्रयोग से संबंधित शब्दावलियाँ। सबसे पहले ले रही हैं विभूषण। क्या लेंगे हम पहले? सबसे पहले विभूषण। नंबर 1 देखिए आप, विभूषण देखिए आप, विभूषण। विभूषण विभूषण की परिभाषा बहुत इजी है कि चुने गए मादा पुष्प के पुंकेसर को, चुने गए मादा पुष्प के पुंकेसर को काट कर हटा देना विभूषण कहलाता है। इसकी परिभाषा बहुत ही इजी है, डेफिनेशन बहुत इजी है। चुने गए मादा पुष्प के पुंकेसर को काट कर हटा देना विभूषण कहलाता है। और इसमें क्या होती है? स्वपरागण की प्रक्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है। क्या होती है? स्वपरागण की प्रक्रिया रुक जाती है। तो इसको लिख लेते हैं हम, चुने गए मादा पुष्प के चुने गए मादा पुष्प के चुने गए मादा पुष्प के पुंकेसर को, चुने गए मादा पुष्प के पुंकेसर को काटकर, चुने गए मादा पुष्प के पुंकेसर को काटकर हटा देते हैं, या हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। एक बात देखिए मित्रों सामने कि विभूषण का मतलब होता है चुने गए मादा पुष्प के, किसके? मादा पुष्प के पुंकेसर को काट कर हटा दिया जाता है। तो समझना मेरी बात को। विभूषण को क्या कहते हैं? मैं इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो कहने का मतलब होता है चुने गए मादा पुष्प के पुंकेसर को काट कर हटा दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? विभूषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विभूषण कहते हैं। विभूषण कहते हैं, इसे विभूषण कहते हैं। और इस कारण क्या होते हैं? स्वपरागण की क्रिया रुक जाती है। इसे कारण क्या होती है? स्वपरागण को रोकने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? स्वपरागण को रोकने के लिए किया जाता है। स्वपरागण को रोकने के लिए किया जाता है। तो ये प्रक्रिया क्यों की जाती है? ये प्रक्रिया क्यों की जाती है? स्वपरागण को रोकने के लिए किया जाता है। तो स्वपरागण को रोकने के लिए कहने का मतलब होता है इस कारण क्या होती है? स्वपरागण की क्रिया रुक जाती है। तो मित्रों एक बार वो देखिए, हम पढ़ के आ रहे हैं मेंडल के प्रयोग से संबंधित शब्दावलियां। हम पढ़ के आ रहे हैं मेंडल के प्रयोग से संबंधित शब्दावलियां। और सबसे पहले हमने नंबर 1 क्या लिया है? विभूषण। क्या लिया हमने सबसे पहले? विभूषण। कहने का मतलब होता है इमेजिकुलेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो कहने का मतलब इसकी डेफिनेशन बहुत ईजी है। क्या है इसकी डेफिनेशन? चुने गए मादा पुष्प के पुंकेसर को, चुने गए मादा पुष्प के पुंकेसर को काटकर हटा दिया जाता है, इसे विभूषण कहते हैं। और इस कारण क्या होती है? स्वपरागण की प्रक्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है। कहने का मतलब होता है कि स्वपरागण को रोकने के लिए ये क्रिया की जाती है। तो नंबर 2 देखिए आप, इसके बाद हम पढ़ेंगे, एक तो क्या बना विभूषण, और नंबर 2 पढ़ेंगे बैगिंग। नंबर 2 क्या पढ़ेंगे? बैगिंग। तेलीकरण मतलब बैगिंग। नंबर 2 क्या है? तेलीकरण का मतलब क्या होता है? बैगिंग भी कर सकते हैं इंग्लिश में। तो कहने का तेलीकरण, नंबर 2 क्या है? तेलीकरण। कहने का मतलब विपुंसित पुष्प को तेली से ढक देते हैं। क्या करते हैं? विपुंसित पुष्प को तेली से ढकना। कहने का मतलब इसका डेफिनेशन क्या होते हैं? विपुंसित पुष्प को तेली से ढकना। तो इसमें लिख लेते हैं हम, विपुंसित पुष्प को, विपुंसित पुष्प को तेली से ढकना। क्या होता है? विपुंसित पुष्प को तेली से ढकना। तो कहने का मतलब तेलीकरण का मतलब होता है, बैगिंग का मतलब होता है कि विपुंसित पुष्प को तेली से ढकना। क्या होता है? विपुंसित पुष्प को तेली से ढकना। और इसके कारण क्या होता है? अवांछित परपरागण को रोकने के लिए कहता है। कहने का क्या होता है? इससे क्या प्रभाव पड़ता है? अवांछित परपरागण को रोकने के लिए किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? अवांछित परपरागण को रोकने के लिए। समझो मेरी बात को, ये क्यों, कहाँ, इसका कारण क्या होता है? अवांछित परपरागण को रोकने के लिए किया जाता है। अवांछित परपरागण को
रोकने के लिए किया जाता है, रोकने के लिए किसके लिए किया जाता है? अवांछित परपरागण को रोकने के लिए किया जाता है, अवांछित परपरागण को रोकने के लिए किया जाता है, अवांछित परपरागण को रोकने के लिए किया जाता है। तो तेलीकरण बैगिंग क्या होता है? विपोषित पुष्पों को तेली से ढकना, विपोषित पुष्पों को तेली से ढकना। इसके कारण क्या होता है? अवांछित परपरागण को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है। नंबर 3 देखिए फैक्टर, नंबर 3 क्या है? फैक्टर यानी कि कारक। नंबर 3 क्या है? फैक्टर मतलब कारक। अब देखिए मित्रों नंबर 3 क्या है? फैक्टर कारक। किसी लक्षण विशेष को नियंत्रित करने की प्रक्रिया क्या होती है? किसी लक्षण विशेष को नियंत्रित करने की रचना। तो हम लिख सकते हैं किसी लक्षण विशेष को, किसी लक्षण विशेष को, किसी लक्षण विशेष को नियंत्रित करने की रचना क्या होती है? नियंत्रित करने की रचना। समझो मेरे मित्रों, कहने का मतलब फैक्टर कारक का मतलब किसी लक्षण विशेष को नियंत्रित करने की रचना क्या होती है? किसी लक्षण विशेष को नियंत्रित करने की रचना। और जॉनसन इसे क्या बताया? जीन। और जॉनसन इसे जीन का, और जॉनसन इसे जीन का, जॉनसन इसको जीन का, जीन शब्द का या जीन का, जॉनसन इसे जीन का। तो कहने का मतलब समझो क्या बोला हमने? फैक्टर कारक। फैक्टर कारक का मतलब होता है किसी लक्षण विशेष को नियंत्रित करने की रचना, नियंत्रित करने की रचना, नियंत्रित करने की रचना, करने की रचना होती है। और जॉनसन इसे जीन का, जॉनसन क्या कहते हैं? जीन का। अब देखिए एलील, नंबर 4 क्या पढ़ेंगे? एलील यानी कि युग्म विकल्पी। नंबर 4 क्या पढ़ेंगे? एलील। एलील देखो नंबर 4, उसको युग्म विकल्पी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? युग्म विकल्पी। तो अगर जीन के किसी गुण के, हम देखते हैं जीन के किसी गुण के 2 विकल्प विकल्प कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या होते हैं? जीन के किसी गुण के 2 विकल्प, हम देखिए क्या होता है ये? जीन के किसी गुण के 2 विकल्प विगम विकल्प कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीन के, कहने का मतलब होता है जीन के किसी गुण के 2 विकल्प युग्म विकल्प कहलाते हैं। जीन के किसी गुण के 2 विकल्प, जीन के किसी गुण के 2 विकल्प, देखो मित्रों, जीन के किसी गुण के 2 विकल्प युग्म विकल्प कहलाते हैं। विकल्प युग्म विकल्प कहलाते हैं, विकल्पी कहलाते हैं। तो कहने का मतलब होता है एल युग्म विकल्प का मतलब होता है कि जीन के किसी गुण के 2 विकल्प युग्म विकल्प कहलाते हैं जो समजा जोड़ी गुणसूत्र पर समान स्थिति पर मौजूद होते हैं। जो समजा जोड़ी गुणसूत्र पर, जो समजा जोड़ी गुणसूत्र पर, जो समजा जोड़ी गुणसूत्र पर समान स्थिति पर मौजूद होते हैं। जो समजा जोड़ी गुणसूत्र पर समान स्थिति में मौजूद होते हैं, समान स्थिति में मौजूद होते हैं। तो समझो एक बार इसको एल युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी की डेफिनेशन बहुत इजी है, समझो क्या है इसमें? जीन के किसी गुण के 2 विकल्प, जीन के किसी गुण के 2 विकल्प युग्म विकल्पी कहलाते हैं जो समझा जोड़ी गुणसूत्र पर समान स्थिति पर मौजूद हैं। जो समझा जोड़ी गुणसूत्र पर समान स्थिति में मौजूद होते हैं। तो एक बार और देखिए आप, जीन के किसी गुण के 2 विकल्प, कहने का मतलब होता है जीन के किसी गुण के 2 विकल्प युग्म विकल्प कहलाते हैं जो समझा जोड़ी गुणसूत्र पर समान स्थिति पर मौजूद होते हैं। जैसे
देखिए जैसे लंबाई का गुण, यहाँ देखिए आप, जैसे लंबाई का गुण, जैसे लंबाई का गुण, एक तो क्या होता है लंबा और एक क्या होता है बौना। ठीक है, आगे देखिए, कहने का मतलब होता है, एल का मतलब होता है जीन के किसी गुण के दो विकल्प युग्म विकल्प भी कहलाते हैं जो समझा जोड़ी गुणसूत्र पर समान स्थिति में मौजूद होते हैं। और जैसे कि लंबाई का गुण क्या होते हैं, लंबा को तो हम कैपिटल टी से और बोना को स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। लंबा को तो कैपिटल टी और बोना को स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे समयुग्मजी। हम पढ़े मेंडल के प्रयोग संबंधी शब्दावली पढ़ रहे हैं। नंबर 1 तो विभूषण होती है, नंबर 2 टेलीकर्ण, नंबर 3 एलिन, अब देखिए नंबर 5 समयुग्मजी। क्या पढ़ेंगे हम, समयुग्मजी। होमोजाइगस, समयुग्मजी होमोजाइगस, समयुग्मजी होमोजाइगस। युग्म विकल्पी के दोनों कारक समान लक्षणों वाले होते हैं। इसमें क्या होते हैं, युग्म विकल्पी के दोनों कारक समान लक्षणों वाले होते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होते हैं, युग्म विकल्पी के, कहने का मतलब जो युग्म विकल्पी होते हैं जोड़े में, तो युग्म विकल्पी के दोनों कारक समान लक्षणों वाले होते हैं, इसलिए इसे समयुग्मी कहते हैं। तो लिख लेते हैं इसको, युग्म विकल्पी के दोनों कारक समान लक्षणों वाले होते हैं। युग्म विकल्पी के दोनों कारक, युग्म विकल्पी के दोनों कारक समान लक्षण वाले होते हैं। युग्म विकल्पी के दोनों कारक समान लक्षण वाले होते हैं, समान लक्षणों वाले होते हैं। युग्म विकल्पी के दोनों कारक समान लक्षण वाले होते हैं। तो देखो आप, समयुग्मजी की डेफिनेशन क्या होती है, युग्म विकल्पी के दोनों कारक समान लक्षण वाले होते हैं। डेफिनेशन बहुत इजी इसकी, समयुग्मजी होमोजाइगस। इसकी डेफिनेशन क्या है, युग्म विकल्पी के दोनों कारक समान लक्षण वाले होते हैं। दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल समान लक्षण होते हैं। इसे मानते हैं कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, यानी कि दोनों समान है, इसलिए डेफिनेशन भी क्या होती है, सम मतलब बराबर। तो कहने का मतलब होता है समयुग्म मतलब होमोजाइगस, और कहने का मतलब इसकी परिभाषा क्या होती है, युग्म विकल्पी के दोनों कारक समान लक्षण वाले होते हैं। क्या होती हैं, युग्म विकल्पी के दोनों कारक समान लक्षण वाले होते हैं, इसलिए इसे समयुग्म कहते हैं। उदाहरण भी क्या बताया आपने, कैपिटल टी और फिर या स्मॉल टी। आगे देखिए, और ये क्या होती है, ये लक्षणों में शुद्ध होते हैं। और नंबर 2 क्या होते हैं, ये लक्षणों में शुद्ध होते हैं। ये लक्षणों में शुद्ध होते हैं, और ये क्या होते हैं, लक्षणों में शुद्ध होते हैं। जो समयुग्मी वाले होते हैं ना, ये लक्षणों में शुद्ध होते हैं, और ये लक्षणों में क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। ये लक्षणों में क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, हम पढ़ रहे थे मेंडल के प्रयोग से संबंधित शब्दावलियाँ। हम क्या पढ़ रहे हैं, मेंडल के प्रयोग से संबंधित शब्दावलियाँ। और सबसे पहले हमने क्या लिया, विभूषण। विभूषण का मतलब होता है चुने गए मादा पुष्प के पुंकेसर को काट कर हटा देना, और इससे क्या होते हैं, स्वप्रागणिक क्रिया रुक जाती है। नंबर 2 हमने क्या पढ़ा, तेलीकरण में क्या होते हैं, विपोषित यानी कि विपुंसित पुष्पों को तेली से ढकना, और इससे क्या होती है, परप्रागणिक क्रिया, अवांछित परप्रागणिक क्रिया रुक जाती है। इसके बाद फैक्टर होता है, कारक होता है जो किसी लक्षण विशेष को नियंत्रित करने की क्रिया या रचना बोल सकते हैं। किसी लक्षण विशेष को नियंत्रित करने की रचना क्या होती है, फैक्टर कारक होती है। और जॉनसन इसे क्या कहते हैं, जीन का।
जोड़ से क्या कहते हैं इसको, जीन का। अब एलील आगे पढ़ा हमने, एलील यानी कि युग्म विकल्पी। अब कहने का मतलब युग्म विकल्प का मतलब क्या होता है, जीन के किसी गुण के दो विकल्प, जीन के किसी गुण के दो विकल्प युग्म विकल्पी कहलाते हैं, जो समझा जोड़ी गुणसूत्र पर समान स्थिति पर मौजूद होते हैं। जैसे लंबाई का गुण क्या होते हैं, लंबा यानी कैपिटल डी और बोना मतलब स्मॉल टी। आगे पढ़ा हमने समयुग्मजी के यानी कि होमोजाइगस, क्या है आगे, समयुग्मजी होमोजाइगस। अब इसमें क्या होते हैं, युग्म विकल्प के दोनों कारक समान लक्षणों वाले होते हैं। क्या होते हैं, युग्म विकल्प के दोनों कारक समान लक्षणों वाले होते हैं, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी। और ये लक्षणों में क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। ये लक्षणों में क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। आगे देखिए समयुग्मजी आ गया। अब पढ़े हम विषम युग्मजी। विषम युग्मजी और इसको इंग्लिश क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस और इसमें क्या होते हैं, युग्म विकल्प के दोनों कारक असमान लक्षण वाले होते हैं। इसमें क्या होते हैं, युग्म विकल्प के दोनों कारक क्या होते हैं, असमान लक्षण वाले होते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, अंतर ज़्यादा नहीं है, युग्म विकल्प के दोनों कारक असमान लक्षण वाले। इसमें तो क्या था, समान, और इसमें क्या था, असमान। तो इतना डिफरेंट ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। तो लिखिए आप इसमें परिभाषा, युग्म विकल्प के दोनों कारक, युग्म विकल्प के दोनों कारक युग्म विकल्प के दोनों कारक असमान लक्षणों वाले होते हैं। असमान लक्षणों वाले होते हैं, असमान लक्षणों वाले होते हैं। ठीक है, ये था विषम युग्मजी। और उदाहरण क्या होते हैं, जैसे उसमें तो क्या था, कैपिटल दोनों आ रहा था, तो इसमें एक तो कैपिटल और एक स्मॉल। कहने का मतलब होता है असमान लक्षणों वाले होते हैं। ठीक है, और ये क्या था, लक्षणों में, ये लक्षणों में क्या होते हैं, अशुद्ध होते हैं। और ये लक्षणों में क्या होते हैं, अशुद्ध होते हैं। ये लक्षणों में अशुद्ध, पहला तो क्या था, शुद्ध, और ये क्या होते हैं, ये लक्षणों में क्या होते हैं, अशुद्ध होते हैं। क्या होते हैं, अशुद्ध होते हैं। ठीक है मित्रों, आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आगे चलिए। आगे देखिए, आपने पढ़ा होगा जीनोटाइप फिनोटाइप, नाम भी सुना होगा आपने। तो देखिए जीनोटाइप फिनोटाइप, आगे पढ़िए। मेंडल के प्रयोग समझ चल रहे, अभी 7 पॉइंट आएगा। फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप। फिनोटाइप लक्षण प्रारूप या फिर समलक्षणी। देखिए आप, फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप, समलक्षणी, इसके 3 नाम बोल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जिसको फिनोटाइप बोल सकते हैं, लक्षण प्रारूप बोल सकते हैं, या फिर समलक्षणी बोल सकते हैं। और इसकी परिभाषा बहुत इजी है। कहने का मतलब होता है किसी भी लक्षण का बाह्य स्वरूप को जो दिखाई देता है। कहने की इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी भी लक्षण का बाह्य स्वरूप जो दिखाई देता है। तो फिनोटाइप की परिभाषा क्या होती है, किसी भी लक्षण का बाह्य स्वरूप जो हमें दिखाई देता है। तो फिनोटाइप की परिभाषा बहुत इजी है। क्या होते हैं, किसी भी लक्षण का बाह्य स्वरूप जो दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, फिनोटाइप, या फिर लक्षण प्रारूप, या फिर भी समलक्षणी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब होता है किसी भी लक्षण का बाह्य स्वरूप जो दिखाई देता है फिनोटाइप कहलाता है। किसी भी लक्षण का बाह्य स्वरूप, किसी भी लक्षण का बाह्य स्वरूप, किसी भी लक्षण का
बाह्य स्वरूप, किसी भी लक्षण का बाह्य स्वरूप जो, किसी भी लक्षण का बाह्य स्वरूप जो दिखाई देता है, किसी भी लक्षण का बाह्य स्वरूप जो दिखाई देता है, किसी भी लक्षण का बाह्य स्वरूप जो दिखाई देता है, किसी भी लक्षण का बाह्य स्वरूप जो दिखाई देता है उसे फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप या समलक्षणीकृत कहते हैं। फिनोटाइप लक्षण प्रारूप या समलक्षणी कहलाता है। तो फिनोटाइप की परिभाषा बहुत इजी है। डेफिनेशन क्या है? किसी भी लक्षण का बाह्य स्वरूप, देखो क्या है, किसी भी लक्षण का बाह्य स्वरूप जो दिखाई देता है उसे फिनोटाइप लक्षण प्रारूप या समलक्षणी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? समलक्षणी कहते हैं। तो कहने का मतलब होता है किसी भी लक्षण का बाह्य स्वरूप जो दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप या पे समलक्षणी कहते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब होता है कि किसी भी लक्षण का बाह्य स्वरूप जो दिखाई देता है उसे फिनोटाइप लक्षण प्रारूप या पे समलक्षणी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला भी याद होगा, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं इसमें। फिनोटाइप फिनोटाइप युग्म की संख्या फिनोटाइप युग्म संख्या बराबर 2n। क्या होता है फॉर्मूला? फिनोटाइप ऑब्लिक युग्म की संख्या बराबर 2n, और ये n क्या होता है? विषम युग्म की संख्या। n क्या होता है? विषम युग्म की या विषम युग्म की संख्या, विषम युग्म की संख्या। ठीक है, इसमें देखो आप, अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो कितनी हो जाएगी? मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो F1 क्या हो जाती है? F1 कैपिटल स्मॉल t बराबर कितनी हो जाएगी? n बराबर 1। ठीक है, n बराबर क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो फिनोटाइप कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2n बराबर 2, यानी कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। 3:1 हो जाएगा। ठीक है, और डाइहाइब्रिड क्रॉस है तो कितने हो जाएगा? F1 क्या हो जाएगा? F1 और RR y हो जाएगा, और इसमें क्या होता है? N2 हो जाएगा। तो क्या हो जाते हैं? लक्षण प्रारूप कितना हो जाएगा? तो इसे प्रारूप कितना हो जाएगा? फिनोटाइप कितना हो जाएगा? नाइन 9.3.3.1। ठीक है, फिनोटाइप हो जाएगा 4 के हिसाब से। ठीक है, था फिनोटाइप। तो फिनोटाइप बहुत इजी तरीका से, डेफिनेशन बहुत इजी है, समझो। फिनोटाइप लक्षण प्रारूप समलक्षणी, किसी भी लक्षण का बाह्य स्वरूप जो दिखाई देता है उसे फिनोटाइप लक्षण प्रारूप या समलक्षणी कहते हैं। किसी भी लक्षण का बाह्य स्वरूप जो दिखाई देता है उसे फिनोटाइप लक्षण प्रारूप या समलक्षणी कहते हैं। कहने का मतलब सूत्र, फिनोटाइप बराबर युग्म की संख्या 2n, n का मतलब विषम युग्म की संख्या।
MHC का मतलब होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कहने का मतलब एक संघ का क्रॉस भी बोल सकते हैं। इसमें क्या F1PD होती है, इसमें कैपिटल स्मॉल टी, इसका n बराबर 1 हो जाएगा और इस फॉर्मूला में इसका सूत्र लिख देंगे फॉर्मूला में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसमें फिनोटाइप कितना हो जाएगा, इंग्लिश 2 हो जाएगा तो 3:1 हो जाएगा, और डाइहाइब्रिड क्रॉस में कितना था F1 और इसमें क्या था n बराबर 2 हो जाएगा और इसमें कितना था 4, यानी कि कितना था फिनोटाइप से 9.33.1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो था फिनोटाइप, कहने का मतलब होता है फिनोटाइप और इस फिनोटाइप, ठीक है। आगे देखिए फिनोटाइप के बाद क्या पढ़ेंगे, जीनोटाइप। फिनोटाइप हो गया कंप्लीट अपना, तो अब देखिए जीनोटाइप। ये जीनोटाइप, फिनोटाइप हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे हम जीनोटाइप। जीनोटाइप 8, ये जीनोटाइप। जीनोटाइप जीनोटाइप अब क्या पढ़ेंगे, जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है समलक्षणी, सम जी नहीं बोल सकते हो, जीन प्रारूप बोल सकते हो, जीन प्रारूप, ठीक है। तो जीनोटाइप जीन प्रारूप या समरूपी प्रारूप हो सकते हो, समरूपी प्रारूप, समरूपी प्रारूप, ठीक है। तो जीनोटाइप जीन प्रारूप या समरूपी प्रारूप, तो देखिए आप जीनोटाइप समरूपी प्रारूप या फिर जीन प्रारूप, किसी लक्षण का वह स्वरूप जो दिखाई नहीं देता है। इसकी परिभाषा क्या होती है डेफिनेशन, किसी लक्षण का वह स्वरूप जो दिखाई नहीं देता है, क्या होता है, किसी लक्षण का वह स्वरूप जो दिखाई नहीं देता है उसे क्या होता है जीनोटाइप या फिर जीन प्रारूप या फिर समरूपी प्रारूप कहते हैं। तो परिभाषा बहुत इजी तरीके से याद कर लेना, किसी लक्षण का वह स्वरूप जो दिखाई नहीं देता है जीनी प्रारूप कहलाता है। तो कहने का मतलब आप ध्यान रखना है, किसी लक्षण का वह स्वरूप जो दिखाई नहीं देता है जीनी प्रारूप कहलाता है। तो किसी लक्षण का वह स्वरूप, किसी लक्षण का वह स्वरूप जो दिखाई नहीं देता है उसे जीनी प्रारूप कहते हैं। किसी लक्षण का, तो लिख लेते हैं इसको डेफिनेशन को, किसी लक्षण का, किसी लक्षण का वह स्वरूप, किसी लक्षण का वह स्वरूप जो दिखाई नहीं देता है, किसी लक्षण का वह स्वरूप जो दिखाई नहीं देता है किसी लक्षण का वह स्वरूप जो दिखाई नहीं देता है उसे जीनोटाइप, जीन प्रारूप या फिर समरूपी प्रारूप कहते हैं, समरूपी प्रारूप कहते हैं। देखिए मित्रों एक बार, जीनोटाइप का मतलब या जीनोटाइप जीन प्रारूप या समरूपी प्रारूप, ठीक है, तीनों एक ही नाम है, जीनोटाइप जीन प्रारूप या समरूपी। क्वेश्चन कैसे भी टुपट हो जाता है, कभी एक बार जीनोटाइप के नाम से पूछते हैं, कभी क्या जीन प्रारूप के नाम से, या कभी कब समरूपी प्रारूप के नाम लिखना सभी की एक ही रेफरेंस। क्या लिखना है आपको कि किसी लक्षण का, किसी लक्षण का वह स्वरूप जो दिखाई नहीं देता है, किसी लक्षण का वह स्वरूप जो दिखाई नहीं देता है उसको जीनोटाइप कहते हैं, जीन प्रारूप क्या कहते हैं उसको, जीनोटाइप या जीन प्रारूप कहते हैं। तो समझना मेरी बात को, किसी लक्षण का वह स्वरूप जो दिखाई नहीं देता है उसे जीनोटाइप जीन प्रारूप या समरूपी प्रारूप कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3n क्या होता है, 3n, और n का मतलब क्या होता है विषम युग्म की संख्या, या ये कहते हैं विषम युग्म संख्या, विषम युग्म की संख्या बोल सकते हैं, कर सकते हैं। तो हम देते हैं इसका जीनी प्रारूप, देखिए आप इसके आता है जीनी प्रारूप, देखिए आप किसमें देखेंगे,
MSC का मतलब होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें वही आएगा PT और इसमें क्या होगा N1 आ जाएगा, N1 बराबर 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसमें 1:2:1 हो जाएगा। तो जीनी प्रारूप कितना हो जाएगा 1:2:1 हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में कितना हो जाएगा N बराबर 2, ठीक है, N बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें 3N हो गया था आपको, इसमें कितना हो जाएगा, ठीक है 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1:1:2:1:1:2:1:1:2:1। ये क्या हो जाएगा जीनी प्रारूप हो जाएगा। ठीक है, यह जीनोटाइप। ठीक है, आगे चलिए। आगे देखिए मेंडे के प्रयोग शब्दी शब्दावली में प्रभावी लक्षण क्या पढ़ेंगे हम, प्रभावी लक्षण क्या पढ़ेंगे हम, प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण। अब देखो प्रभावी लक्षण का मतलब होता है डोमिनेट फैक्टर। क्या होता है इसका मतलब डोमिनेट फैक्टर, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको डोमिनेट फैक्टर। इसको क्या कहेंगे डोमिनेट फैक्टर, डोमिनेट फैक्टर क्या कहेंगे इसको डोमिनेट फैक्टर कहेंगे, डोमिनेट फैक्टर। तो कहने का मतलब होता है इसको देखिए आप डोमिनेट फैक्टर। प्रभावी लक्षण कहने का मतलब वह लक्षण जो F1PD में अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि वह लक्षण जो F1PD में अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो देखो मित्रों इसका परिभाषा बहुत समझिए कि वह, इसका प्रभावी लक्षण की परिभाषा क्या है, वह लक्षण जो अपना प्रभाव F1PD में प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि वह लक्षण जो F1PD में अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा बोल दीजिए प्रभावी लक्षण की क्या है, वह लक्षण जो F1PD में अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रभावी लक्षण की परिभाषा क्या होती है तो आप क्या बताओगे, वह लक्षण जो F1PD में अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। कहने का मतलब होता है वह लक्षण जो F1PD में अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो लिख लेते इसको, वह लक्षण जो F1PD में अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। वह लक्षण जो F1PD में अपना वह लक्षण जो F1PD में अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है वह लक्षण जो F1PD में अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रभावी लक्षण कहलाता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। वह लक्षण जो F1PD में अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं।
तो एक बार वो देखो मित्रों सामने, प्रभावी लक्षण यानी कि डोमिनेंट फैक्टर। डोमिनेंट फैक्टर क्या होता है? वह लक्षण जो F1 PD में अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। याद हो जाएगी आपको परिभाषा। वह लक्षण जो F1 PD में अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। और इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, और इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। 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 जैसे कैपिटल T अंग्रेजी के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए अप्रभावी लक्षण। ये तो कौन सा था? प्रभावी लक्षण। और नंबर 2 पढ़ेंगे हम अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। तो इसकी परिभाषा बोलिए अप्रभावी लक्षण की, वह लक्षण जो F1 PD में अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाते। वह लक्षण जो, कहने का मतलब होता है अप्रभावी लक्षण का मतलब होता है कि वह लक्षण जो F1 PD में अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता उसे अप्रभावी लक्षण कहलाता है। कहने का मतलब होता है कि वह लक्षण जो F1 PD में अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो वह लक्षण जो F1 PD में अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता, वह लक्षण जो F1 PD में अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाते अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो अप्रभावी लक्षण का मतलब क्या होता है समझिए। वह लक्षण जो F1 PD में अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो देखो आप इसको, अप्रभावी लक्षण का मतलब क्या होता है कि वह लक्षण जो F1 PD में अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाते उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, और इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, और इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरे। हमने क्या पढ़ रहे? मेंडल के प्रयोग से संबंधित शब्दावली पढ़ी थी। हमने क्या था? विपोषण पढ़ा, तेलीकरण पढ़ा, कारक फैक्टर पढ़ा, युग्म विकल्पी। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? समिगुंजी, विषम युग्मजी, और पे प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। तो ये सब किससे संबंधित है? मेंडल के प्रयोग से संबंधित शब्दावलियाँ हैं। क्या होती है? मेंडल के प्रयोग से संबंधित शब्दावलियाँ हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ तक आपने इसको एक बार रिपीट करा। पूरे प्रभावी लक्षण का मतलब होता है कि वह लक्षण जो F1 PD में अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। अंग्रेजी के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, और इसको कैपिटल T के बड़े कर सकते हैं। अप्रभावी लक्षण
वह लक्षण जो F1PD में अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाते अप्रभाव लक्षण करते हैं और इसे अंग्रेजी के शॉर्ट टेक्स्ट से प्रदर्शित करते हैं। इसे अंग्रेजी के शॉर्ट टेक्स्ट से प्रदर्शित करते हैं। इसे अंग्रेजी के शॉर्ट टेक्स्ट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है मित्रों, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना घर पर, आराम से समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त। ओके, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।